जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो अर्धवार्षिक परीक्षा आपके 2025-26 जो आने वाली है, जिसके अंदर आपके सामाजिक विज्ञान का जो अर्धवार्षिक का पेपर है, जिसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीरीज है वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, आपके सामने लाई है। और इसके अंदर अपने जो बुक्स है वो आपके समकालीन भारत और विश्व यानी इतिहास की पाठ्य पुस्तक रहेगी। कौन सी? इतिहास की। और उसके अंदर भी लेसन कौन से? पहला, दूसरा और तीसरा लेसन। कौन सा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेसन के बारे में बात करेंगे। और इनके अंदर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो हमें लगभग अर्धवार्षिक के पेपर या परीक्षा प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिलेगा, और जिससे आपका जो मेहनत है और कामगार है वो और भी क्या है, कारगर साबित होने वाली है। तो पहला इसके अंदर वेरी मोस्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि फ्रांस की जो क्रांति है वो शुरुआत उस वक्त कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिस वक्त फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए फ्रांस में क्रांति कब हुई थी। तो वो हुई थी 1789। कब हुई थी बच्चों? 1789, यानी 1, 7, 8 और 9। कब हुई थी? 1, 7, 8 और 9, 1789। फ्रांस का अगर राष्ट्रगान की बात करें, किसकी? फ्रांस का राष्ट्रगान तो वो मार्सिले। कौन सा है? मार्सिले। अच्छे से थोड़ा देख लेना इसको। इसके अलावा लिवरे क्या है? फ्रांस की मुद्रा। क्या है बच्चों? फ्रांस की मुद्रा, जिसको 1794 के अंदर बंद कर दी गई थी। कब कर दी गई थी? 1794 के अंदर इसको बंद कर दी गई थी। टाइद क्या है? वहां का द आ रहा है, तो द और ध पास पास में आता है एसएनआर के अंदर, द और ध। तो ये धार्मिक कर है, द ध पास पास में धार्मिक, देवी और देवी। तो टाइद धार्मिक कर है, जबकि टाइल क्या है? ये राजा द्वारा लिया जाने वाला प्रत्यक्ष कर था। टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक होती है? आजादी की। छड़ों का गट्ठर एकता का प्रतीक। इसके अलावा अगर पूछ ले कि तलवार पर हरी पत्तियां लिपटी हुई थी, वो किसका प्रतीक है? शांति का। और नंगी तलवार अगर बात करें, तलवार म्यान से बाहर, तो वो वीरता या लड़ाई युद्ध की तैयारी का। किसका बच्चों? युद्ध की तैयारी, मुकाबले की तैयारी। एक किताब है, एक बुक्स है प्रसिद्ध, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। किसने लिखी? रूसो ने। किसने लिखी बच्चों? रूसो ने। इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा। तो लिवरे, टाइद, टाइल, टूटी हुई जंजीर, छड़ों का गट्ठर, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है वो रूसो की। इसके बारे में थोड़ा आप देख लीजिएगा। अगला है कि फ्रांस के किस काल को आतंक का राज कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। 1793 और 94 का। कौन सा बच्चों? 1793 और 94। इस वक्त फ्रांस का शासक कौन था? रॉबस्पियर मैक्सिमिलियन का शासक था। किसका? कौन था राजा? रॉबस्पियर मैक्सिम। इसके शासनकाल को आतंक का राज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आतंक का राज। इसका एक कारण है क्यों कहा जाता था आतंक का राज। तो इसके शासनकाल को, रॉबस्पियर मैक्सिमिलियन के शासनकाल को, या कहने का मतलब 1793 और 94 के जो शासनकाल को, उसको आतंक का काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त रॉबस्पियर मैक्सिमिलियन ने इतनी कठोर दंड संहिता लागू कर रखी थी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का अन्याय करता तो सीधा उसको मृत्युदंड दिया जाता था। क्या दिया जाता था बच्चों? मृत्युदंड। एक यंत्र था जिसका नाम था गिलोटिन। क्या नाम था बच्चों? गिलोटिन। बहुत बार पेपर में आता है गिलोटिन क्या है। तो गिलोटिन एक यंत्र या मशीन है जिसके अंदर दो तो क्या लगे होते थे, इसके अंदर दो पिलर या खंबे टाइप में, और बीच में आरा लगा होता था, जिससे व्यक्ति की जो गर्दन है, जो सिर, ये रहा धड़, ये रहा शरीर, तो सिर को धड़ से क्या करते थे? अलग कर दिया जाता, बीच में यहां लिटाया जाता था। तो ये इसके अंतर्गत चलता था। अगर हम बात करें अगला कि फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब मिला, तो उसका ध्यान रखना 1946 में मिला। कब मिला बच्चों? 1946 में। यहां लिख देता हूं 9, क्योंकि अपने पास थोड़ा स्पेस कम है, मैंने पहले से ही सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं इस कारण, ठीक है ना। तो 1946 में महिलाओं को क्या मिला? वोट देने का अधिकार मिला। और फ्रांसीसी क्रांति के दो परिणाम बच्चों, किसके परिणाम? फ्रांसीसी क्रांति के दो परिणाम। तो थोड़ा इसको अच्छे देखो। तो एक तो सामंतवाद का अंत हुआ इसके दौरान। किसका अंत हुआ? सामंतवाद का अंत। वापस देखो, फ्रांसीसी क्रांति के अंत के दो परिणाम। क्रांति होगी तो उसके क्या परिणाम? तो पहला फ्रांस जो आपके क्या कहते हैं, सामंतवाद का अंत हुआ। दूसरा स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुता है, ऐसी भावनाएं पनपी। तो ये दो परिणाम, पहले सामंतवाद का अंत, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बंधुत्व का पनपना, विकास होना, ये चीज इसके अंतर्गत आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज में किन तबकों का फायदा मिला। आपको पहले फ्रांस का सामाजिक वर्ग विभाजन पता होना, जो हमारे क्वेश्चन भी दिया हुआ है इसके अंदर मैंने, कि फ्रांस का सामाजिक वर्ग विभाजन बताइए। अगर नहीं है तो देख लेना, वैसे नहीं लिखा है शायद, तो आप देख लेना थोड़ा।
ये दिया हुआ है, फ्रांस का सामाजिक वर्ग विभाजन बताइए। तो फ्रांस का सामाजिक यानी समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? 3। कौन कौन से? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट की बात करें तो उसमें पादरी वर्ग, द्वितीय में कौन आता था? कुलीन वर्ग, तृतीय में कौन आता था? अपने सामान्य वर्ग, जिसके अंदर किसान वगैरह, मजदूर, वकील, अध्यापक वगैरह ये आते थे। अगर हम इसके अंदर बात करें तो प्रथम 2 वर्गों को जो कर देने का अधिकार नहीं था, उनको जन्म से ही विशेष अधिकार प्राप्त थे। और जो तृतीय स्टेट है उसी को क्या दिक्कतें आती थी। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति जब होती है, कब होती है? 1789 में। तो किसको फायदा मिला? तो इसके अंदर व्यापारी हो गए, किसान हो गए, वकील हो गए, अध्यापक हो गए, इन लोगों को फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्रांति की थी। क्या की थी बच्चों? क्रांति। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था? ये फायदा मिला। तो कौन से समूह थे जो सत्ता छोड़ने को मजबूर हुए? तो प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग थे। कौन से थे? क्योंकि अभी तक सत्ता किसके हाथ में थी? कुलीनों के हाथ में थी। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, इनका पावर चलता था। ये लोग सत्ता छोड़ने को क्या हो गए? मजबूर हुए। वह किसको निराशा हुई? तो महिलाओं को ही। किसको ही बच्चों? महिलाओं को। क्योंकि क्रांति के अंदर महिलाओं ने भी भाग लिया, लेकिन उनको मिला क्या? कुछ नहीं। उनको वोट देने के अधिकार नहीं थे, उनको समानता का अधिकार नहीं था, समाज के अंदर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। अगर हम उनके वोट देने की बात करें तो फ्रांस में क्रांति 1789 में होती है, जबकि वोट देने का अधिकार उनको कब मिला? 1946 के अंदर। उन अधिकारों के नाम लिखो जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान प्राप्त हुए थे। तो वो अधिकार, अगर जो हमारे पास आज अधिकार है, जो आप पिछले साल 8th क्लास में आप पढ़ चुके हो, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सारे अधिकार इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेपोलियन की हार कब होती है? 1815 में। कौन से युद्ध में? वाटरलू के युद्ध में। कौन से युद्ध में? वाटरलू। इसको पतन भी कह सकते हैं, ठीक है। गिलोटिन से आप क्या समझते हो? वही कि एक 2 खंभों वाला एक यंत्र है, जिसके बीच में क्या होता है? एक आरी होती है, और वो यंत्र क्या करता था? व्यक्ति के सिर को धड़ से अलग करता था। इसका उपयोग कौन करता था? रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन। और एक बार क्या होता है, और इसने अपने शासन काल में ये दंडात्मक अत्याचार भरी नीति अपना रखी थी, और कोई भी छोटी सी गलती करता उसको सीधा मौत की घाटी इसी के द्वारा क्या उतार दिया जाता था। एक बार इन भाई साहब ने खुद ने कोई गलती कर दी तो इनको भी इसी के द्वारा क्या अंत होता है इनका भी। अगला उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, तीनों विचारधारा है। इनमें भी इंपोर्टेंट ये 2, रेडिकल और उदारवादी, इसको देख लेना खासकर आप लोग। रूस के अंदर जो संसद है उसका नाम है ड्यूमा। क्या नाम है? ड्यूमा। तो रूसी संसद ड्यूमा, जबकि जर्मनी की संसद राइक्सटाग। क्या कहलाती है? राइक्सटाग। थोड़ा देख लेना। रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात कब से पहले? 1905 से पहले कैसे थे उसके बारे में बताने। ये इसके अंदर भी 3-4 पॉइंट, इसके अंदर भी 3-4 पॉइंट, इसके अंदर भी 3-4 पॉइंट आपको याद करने हैं। बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के दौरान फौरन बाद, क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? परिवर्तन कोई 5-7 परिवर्तन देख लेना। टिप्पणी लिखनी है ड्यूमा के ऊपर। उदारवादी, 1900 से लेकर 1930 तक महिलाएं की स्थिति कैसी क्या थी रूस में। स्टालिन का सामूहिकरण, इसने वहां भूमि का सामूहिकरण किया, बड़े बड़े घरों का किया, संपत्ति का किया। तो इस चीज के बारे में एक बार मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतिहास के उन्हीं प्रश्नों को, हमारा जो लेसन महत्वपूर्ण प्रश्न अर्धवार्षिक संबंधी इतिहास में, हमने इस पिछली वीडियो के माध्यम से हमने लेसन फर्स्ट और सेकंड के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स देखे थे। आज हम लेसन सेकंड के पुनः कंप्लीट जो टॉपिक्स है वो इस वीडियो के माध्यम से लाए थे। कल वो थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से वो वीडियो बीच में ही स्टॉप हो चुका था, उसी को मैं कंटिन्यू आगे बढ़ा रहा हूँ। इसके अंदर क्वेश्चन 14 है, वो है अक्टूबर क्रांति क्या है। तो 1917 में जो क्रांति हुई थी उसके दौरान इसको कहा, उसके प्रभाव के बारे में बताना है। एक चीज और आपको देखना है यहाँ पर कि 1917 के अंदर जो रूस की क्रांति हुई थी उसे हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और उस वक्त रूस का राजा जार कौन था? निकोल्स द्वितीय। कौन था? निकोल्स द्वितीय। एक कार्ल मार्क्स है, उसने एक बात कही है कि औद्योगिक समाज है ना, वो एक पूंजीवादी समाज है। ये किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने। निजी संपत्ति का विरोधी कौन है? समाजवादी लोग हैं। कौन है? समाजवादी लोग हैं। अगला अक्टूबर क्रांति क्या है तो एक बार पुनः देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है अक्टूबर क्रांति और खूनी रविवार की घटना। अगला क्वेश्चन, 1905 की रूस की क्रांति का प्रमुख कारण। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि वहां का जो जार है, जो निकोल्स द्वितीय है, वो
क्या कह सकते हैं इसको भी, निरंकुशकारी शासन, यानी अपनी मनमानी, अपनी सत्ता पर, इसकी सत्ता पर कोई अंकुश नहीं लगाया, मनमानी करता था, निरंकुश राजा था। इस कारण इसका रूस की क्रांति का मुख्य प्रमुख कारण माना जाता है। एक कारण और था कि पूंजीवादी को व्यवस्था को हटाकर समाजवादी व्यवस्था को बहाल किया जाए। वहां का एक रूस की क्रांति को विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना क्यों माना जाता है? तो पुनः एक बार कि रूस की क्रांति को विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसी क्रांति के बाद रूस में समाजवाद की स्थापना होती है। इसकी स्थापना होती है समाजवाद की। रूस का एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, जिसका नाम इन्होंने बदलकर क्या कर दिया? पेट्रोग्राद। बहुत बार पूछा जाता है कि सेंट पीटर्सबर्ग जो शहर है उसका नाम क्या रखा गया? पेट्रोग्राद। चेक का क्या है? वहां की एक गुप्तचर पुलिस व्यवस्था है। गुप्तचर पुलिस को क्या कहा जाता है? चेक का कहा जाता है रूस के अंदर। रूसी स्टीम रोलर किसे कहा जाता है? रूस के अंदर स्टीम रोलर किसे कहा जाता है? तो रूस की जो शाही सेना है ना, उसे स्टीम रोलर कहा जाता है, रूस की शाही सेना को। तालाबंदी से क्या से? फैक्ट्री को स्थायी रूप से बंद करने के लिए फैक्ट्री मालिक क्या करते थे? फाटकों पर ताला लगा देते थे, इसी को तालाबंदी कहते हैं। समाजवाद की दो विशेषता, तो ये निजी संपत्ति का विरोधी है। किसका विरोधी है? निजी संपत्ति। जो भी उत्पादन और संसाधन है उसके ऊपर किसका नियंत्रण को स्वीकार करता है? सरकार का, कि भाई सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। किसका नियंत्रण होना चाहिए? तो समाजवाद की दो विशेषता है, एक तो निजी संपत्ति का विरोधी, दूसरा उत्पादन संसाधन पर सरकार का नियंत्रण। लेनिन की एक क्वेश्चन आता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीन तरीके से पूछा जा सकता है। पहला कि लेनिन की प्रमुख मांगे क्या है, या फिर 1917 में जो अक्टूबर क्रांति हुई है उससे पहले रूस के जो क्रांतिकारी थे उनकी क्या मांगे थी वो, या फिर अप्रैल थीसिस क्या है। तो अप्रैल 1917 में बोल्शेविक जो नेता है कौन है? लेनिन। बोल्शेविक नेता कौन थे? लेनिन। तो 1917 में वो कहां आते हैं? रूस आते हैं, और उनका कहना था कि अब सोवियतों को जो पावर है, देश की सत्ता है, वो क्या अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने अप्रैल में तीन मांगे जारी की, जिन्हें क्या कहा जाता है? अप्रैल थीसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रैल थीसिस कहा जाता है। तीन मांगे क्या थी? कि युद्ध को समाप्त किया जाए, प्रथम विश्व युद्ध को, सारी जमीन है वो किसानों को दे दी जाए, और बैंकों का क्या? राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। खूनी रविवार की घटना क्या है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और 1917 की क्रांति के बाद रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग क्यों हो गया था? तो इसके कुछ कारण थे भाई। 1917 के जो रूसी क्रांति 1917 की क्रांति के बाद जो रूस है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, आपको पता होना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक? 1914 से लेकर 1918 तक चला था। कब तक? 1918। तो ये कह रहा है कि रूस अलग क्यों हो रहा था युद्ध से? तो पहला कारण ये है कि यहाँ के जो क्रांतिकारी थे, जो रूस के लोग थे, शुरू से ही क्या युद्ध का विरोध कर रहे थे। दूसरा इसका कारण है लगभग 70 लाख लोग क्या रूस के जो है वो मारे जा चुके थे। तीसरा कारण ये था कि रूस की आंतरिक समस्या ही बहुत थी, तो उसे उस पर ध्यान देना था। चौथी समस्या बात करें तो रूस को बार बार पराजय का सामना करना पड़ रहा था, बार बार इसको हार का सामना देखना पड़ रहा था, इस कारण इनके हौसले टूटते जा रहे थे, इसलिए युद्ध से अलग हो रहे थे। स्टालिन ने खेतों का सामूहिकरण का फैसला क्यों लिया? ये हमारे लेसन नंबर 2 तक अपने जो महत्वपूर्ण जो क्या है जो प्रश्न उत्तर है, जो इंपोर्टेंट जो अर्धवार्षिक में आ सकते हैं आपके, वो है। आगे आपको इसी के आगे कंटिन्यू आपको मैं लेसन नंबर 3 की ओर जल्दी से आपको वो करवा देता हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इतिहास का जो तीसरा पार्ट है उससे संबंधित हम जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर है वो इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला कि वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब होती है? 1929 1929। नाथियों के प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाथियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए थे वो इसके अंदर बताने हैं। वर्साई की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 को। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बनता है? 30 जनवरी 1933 को। और नाथसीवाद जर्मनी, नाथसीवाद विचारधारा वो कहाँ की थी? जर्मनी की थी, हिटलर की थी। हिटलर का पूरा पूरा नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर। क्या नाम था? एडोल्फ हिटलर। हिटलर के पार्टी के लोगों को नाथसी क्यों कहा जाता था? हिटलर की जो पार्टी है उनके लोगों को नाथसी क्यों कहा जाता था? तो हिटलर पार्टी के हिटलर पार्टी के नाम का
जो पहला शब्द है वो नात्सियोनाल है, क्या है, नात्सियोनाल था, इसी कारण कहा जाता है। खंदक क्या है, युद्ध में छुपने के लिए जो गड्ढे खोद दिए जाते हैं उसे खंदक कहते हैं। हिटलर युद्ध क्या था, ये समझना, इसके अंदर ये अच्छे से कर लेना है, हिटलर की मृत्यु कैसे व कब होती है। तो 1945 में बर्लिन का एक बंकर था, उसके अंदर पूरा परिवार क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। महाध्वंस या होलोकॉस्ट की घटना किसे कहते हैं, तो नाची शासन के दौरान जर्मनी में जो भी भीषण कत्लेआम हुआ था उसे हम क्या कहते हैं, महाध्वंस या होलोकॉस्ट कहा जाता है। वाइमर गणराज्य जर्मनी के बहुत सारे लोगों को रास क्यों नहीं आ रहा था, ये इंपॉर्टेंट है, और हिटलर के उदय को समझाइए। और 1941 में जो जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया था, हिटलर की ये बेवकूफी कैसे सिद्ध हुई थी, क्यों सिद्ध हुई थी, इसके बारे में देख लेना। नाची लोगों ने यानी हिटलर ने यहूदियों को किस प्रकार आतंकित किया था, वो इस जगह देख लेना। और युवाओं व महिलाओं के प्रति हिटलर की क्या नीति थी, तो युवाओं के बारे में तो इसने कहा था भाई युवा कट्टर होना चाहिए, आक्रामक होना चाहिए, मर्द की तरह होना चाहिए, जबकि महिलाओं को कहा था कि वो जो बच्चों की जो जो नस्ल है ना वो नाची नस्ल होनी चाहिए, और वो यहूदियों के साथ संबंध ना बनाए, ये भी इसने कहा था। इसके अलावा एक माता का परम कर्तव्य उससे बच्चों को अच्छे से दायित्व निभाना, ये चीज करना, इसके बारे में कहा था। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आगे शेयर कमेंट करें, और जब अर्धवार्षिक का परीक्षा पत्र जो प्रश्न पत्र जो उसका होता है वो देकर आए तो उसके बाद आप कमेंट जरूर कीजिए कि इस वीडियो से आपको कितना लाभ हुआ। धन्यवाद। इसी के साथ ही हम कल की जो वीडियो है उसके अंदर हम अपनी जो राजनीति के जो फर्स्ट और सेकंड लेसन, 2 लेसन राजनीति के और इसके अर्थशास्त्र के 3 लेसन हम उस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्न समझेंगे, और यहीं से आपका पूरा प्रश्न पत्र बनने वाला है और यहीं से आपका प्रश्न पत्र आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।